कनक कनक से 100 गुना मादक का अधिकार, या पाए बौराई नर, वा पाए मदराय। बहुजन विमर्श चैनल के इस 46वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले एपिसोड में हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह आंदोलन के आधार, आंदोलन की जड़ में मट्ठा डालने का काम हमारे ही लोगों को माध्यम बनाकर विरोधी पार्टी, मनुवादी पार्टी कांग्रेस के द्वारा किया गया। इसके बावजूद मानवर कांशीराम साहब बढ़ते रहे। 44वां एपिसोड में हमसे जो मिस्टेक हुआ क्षमा याचना के साथ, उसमें भी अपेक्षित सुधार करने का काम मेरे द्वारा किया गया। चूँकि बहुजन संगठन जो हमारे इंफॉर्मेशन का एक सोर्स है और बहुत बड़ा सोर्स है, तो उसमें ठीक से ईयर का उल्लेख नहीं होने के कारण ये त्रुटि हुई। तो 85 की बात हम बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव क्षेत्र हरिद्वार में होकर बिजनौर था। 86 की बात बताए कि 86 में वाम सेल के 110 लोगों को तोड़ा गया। मानवर कांशीराम साहब विचलित नहीं हुए, आगे बढ़ते गए और उसी समय देश के भीतर कुछ राष्ट्रीय घटना घटती है। क्या राष्ट्रीय घटना घटती है? एक राष्ट्रीय घटना घटती है फेयरफैक्स का, दूसरी घटना घटती है बोफोर्स का। तो ये बोफोर्स स्वीडन की कंपनी थी और तोप का कारोबार करती थी। उससे डील हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे और उनके द्वारा डील हुआ। उस डील में सरकार के ही कैबिनेट मंत्री, जो उस समय रक्षा मंत्री थे माननीय वीपी सिंह, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि राजीव गांधी उस डील में सौदेबाजी किए हैं, बड़े पैमाने पर कमीशन लिए हैं और कमीशन को स्वीडन बैंक, स्विस बैंक में जमा करने का काम किए हैं। इसको फेयरफैक्स कहा गया। जो डील हुआ वो बोफोर्स कहलाया। घोटाला का नाम बोफोर्स घोटाला हुआ और जो पैसा जमा हुआ घोटाला का पैसा, उसको फेयरफैक्स कहा गया। तो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री वीपी सिंह के इस आरोप के बाद कई कांग्रेसी वीपी सिंह के साथ आ गए और सरकार तो चल ही रही थी। सरकार के चलते हुए ये सारा आरोप लगा। इसके बाद वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा। मध्यावधि चुनाव हुआ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का। तो वीपी सिंह कांग्रेस के विरोध में खड़े हो गए और एक पार्टी का गठन किए थे जिनका नाम था जन मोर्चा। तो वीपी सिंह कोई मामूली आदमी नहीं थे, राजा मांडा कहलाते थे और राजघराना के थे। कई एक बार केंद्र में मंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। साथ ही साथ उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के सुनील शास्त्री को खड़ा किया गया और सुनील शास्त्री भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पुत्र थे। दोनों कैंडिडेट एक पर एक थे। कांग्रेस की पूरी शक्ति
सुनील शास्त्री के साथ थी और विरोधी पार्टी की जो ताकत थी अधिकांशतः वीपी सिंह के पीछे लगी हुई थी। अब ये बाइपोलर इलेक्शन को ट्राइपोलर इलेक्शन बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी सामने आ गई, जो नवोदित पार्टी थी, नई नई पार्टी थी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब पंजाब के थे और पंजाब के ही गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे, जो कहा करते थे चिड़ियों को बात से लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम का। और मानवर कांशीराम साहब भीड़ गए इन दोनों के विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, और जो द्विध्रुवीय चुनाव था उसको त्रिकोणीय बना दिए। ये बात अलग है कि मानवर कांशीराम साहब के पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि मानवर कांशीराम साहब एक अनुभव किए कि हम निर्धन लोगों को, निर्धन समाज की पार्टी को धनवान समाज की पार्टी से मुकाबला करना है तो अपने साधन का व्यापक इस्तेमाल हमें करना होगा। तो 1987 में इलाहाबाद के उपचुनाव में मानवर कांशीराम साहब चुनाव लड़े। संसाधन की जो व्यवस्था हुई, मानवर कांशीराम साहब लोगों को बड़े पैमाने पर, उनके साथी भी बड़े पैमाने पर समाज को तैयार किए, समाज का सही आईना दिखाए, सही सही बात बताए। लोग तैयार हुए, तैयार होते हुए मानवर कांशीराम साहब को दिखाई देने लगे। तो मानवर कांशीराम साहब एक बॉक्स रख लिए, नोट बॉक्स, और कहे कि हमारी बात से जो सहमत है, जो पावर है और जो पावर में पार्टी है, उसके पावर को जो लोग समाप्त करके पावर बनाना चाहते हैं और पावर के बल पर समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग अब उनका दायित्व बनता है कि हमें मदद करें, और बहुत ज्यादा नहीं, जो हमें वोट दें, जो हमें सपोर्ट करें, वो हमें 1-1 रुपया का नोट दें। तो लोग नोट देते गए और उधर चुनाव हुआ। चुनाव परिणाम तो बाद में आया। मानवर कांशीराम साहब इलाहाबाद के हुए उपचुनाव का जो परिणाम हुआ, परिणाम के पहले नोट बॉक्स को खोले और नोट बॉक्स में लगभग एग्जैक्ट, हमको संख्या तो याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है 86,000 के आसपास मानवर कांशीराम साहब को नोट मिला। जब चुनाव परिणाम आया तो 96,000 के आसपास वोट आया। मतलब 10,000 ऐसे मतदाताओं का मत था जिनके पास मिशन के लिए 1 रुपया भी नहीं था। तो मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि हमारे ऐसे भी लोग हैं जो सारी बातों को जानकर, अनुभव करने के बाद भी 1 रुपया नहीं दे सकते, और सरकार जो है, चाहे जिनकी सरकार रही हो, कोई गरीबी हटाने की बात कहती है, कोई विकास की बात कहती है, तो मानवर कांशीराम साहब को भी संदेह नहीं था। देश में विकास हुआ था, देश का विकास हुआ था। किसके बदौलत हुआ था? यहाँ के वैज्ञानिकों के बदौलत, यहाँ के मजदूरों के बदौलत, श्रमिकों के बदौलत, किसानों के बदौलत, कारीगरों के बदौलत। और विकास का जो परिणाम हुआ था, जो विकास के बाद जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट जो उसमें लगे हुए, विकास के काम में लगे हुए लोग थे, जिनके बदौलत विकास हुआ था, उनके पास उसका बहुत कम हिस्सा गया, बहुत कम शेयर मिला। और बार बार की जिनकी मेहनत नहीं लगी थी, उन्हें बहुत ज्यादा शेयर मिल गया। तो विकास तो हुआ, लेकिन मानवर कांशीराम साहब का जिंदगी ऐसा विकास हुआ कि एक तरफ बर्फ की सिल्ली है
दूसरी तरफ दहकता हुआ अंगारा है, तो दोनों का अगर एवरेज टेम्परेचर लिया जाए तो जो एवरेज टेम्परेचर होगा तो हम कह सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर इतना है। उसी तरह किसी का 1% विकास हो, किसी का 99% विकास हो, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज 50% विकास हुआ। तो इस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी है, और आंकड़ों की बाजीगरी का धर्म विकास का गाथा इस देश में अभी भी लिखा जा रहा है। मानवर कांशीराम साहब के रहते हुए भी लिखा गया। तो मानवर कांशीराम साहब इस तरह के छोटे बालों और झूठे विकास के दावों से परहेज करते थे और उससे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। मानवर कांशीराम साहब कबीर की तरह अक्कर फक्कर थे, और जो मानवर कांशीराम साहब काम किए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जो नजारा दिखाई दिया 87 में कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र सुनील शास्त्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री और वीपी सिंह जो राजघराना से थे, राजा मंदा थे, कैबिनेट मंत्री कई एक बार बन चुके थे, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी थे, और ऐसे दिग्गजों धनवानों का जिस तरह से मुकाबला किए, वह इस इबारत को लिखने के लिए काफी था कि अब जो युग आ रहा है वह मानवर कांशीराम साहब का बहुजन युग आ रहा है, बहुजन समाज का युग आ रहा है। बहुजन समाज अब सम्मान से जीने लायक होने वाला है, यह इस इबारत को लिखने जा रहा था। आगे क्या होता है हम अगले वीडियो में बताने का काम करेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि अगला वीडियो भी कुछ इसी तरह का तथ्य लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा और हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आदाब, गुड बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार।